देश के गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर में दौरा, कई नेताओं के साथ होगी बैठक, प्रदेश में किया गया पुख्ता इंतजाम। शनिवार को गोवा के स्वयंपूर्ण मित्रों से बातचीत करेंगे पीएम मोदी, मुख्यमंत्री प्रमोद संवाद ने की इस बात की पुष्टि। चुनाव से पहले योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, स्कूली बच्चों के माता पिता के अकाउंट में जाएंगे पैसे। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में हुई जमकर तोड़फोड़, इंटरनेशनल सोसाइटी हमले के विरोध में 150 देशों में होगा प्रदर्शन। कोरोना को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, मां वैष्णो देवी के दर्शन करने से पहले आरटीआई पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट होगी जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गोवा के स्वयंपूर्ण मित्र के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान वह स्वयंपूर्ण मित्र पंचायतों, नगर पालिकाओं, विभाग अध्यक्षों, तालुकों नोडल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं स्वयंपूर्ण मित्र भारत सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा मिशन के तहत नियुक्त किए जाते हैं। इस बात की जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दी है। साल 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यहां की सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार रात कई अहम फैसले लिए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार हर साल प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस वितरण में होने वाली परेशानियों को खत्म करने के लिए अब सीधे उनके माता पिता के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगी। वहीं यूनिफॉर्म के साथ साथ जूते मोजे का भी पैसा खातों में दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि योगी कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में कहा गया है कि भारत डायनामिक लिमिटेड को झांसी में जमीन दी जाएगी। 183 हेक्टेयर की ये जमीन डिफेंस कॉरिडोर में दी जाएगी। बता दें कि भारत डायनामिक आकाश निर्माण में काम करती है। इधर डीआरडीओ को भी 80 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दी जाएगी। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करने वाली डीआरडीओ को लखनऊ में सरोजनी नगर में जमीन दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर फाइनल चोट की तैयारी हो गई है। गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज पहली बार अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। वो आज श्रीनगर में रहेंगे और अगले 2 दिन जम्मू में ही रहेंगे। जम्मू कश्मीर में उनका विस्तृत कार्यक्रम है। सबसे ज़्यादा फोकस तो सुरक्षा व्यवस्था पर रहने वाली है। घाटी में हर जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, तो वहीं हालातों पर पैनी नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरों को लगाया गया है। अमित शाह पंचायत सदस्यों को संबोधित करेंगे, तो वहीं राजनीतिक रैली के संबोधन भी कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाए जाने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को श्रीनगर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरे कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना, सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी इस समय कैंप कर रहे हैं, जो हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को मॉनिटर कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे में कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के डेलीगेशन समेत स्थानीय सोशल संगठनों और व्यापारिक संगठनों से मुलाकात करेंगे और कश्मीर के विकास पर बातचीत करेंगे। बता दें कि 23 अक्टूबर को श्रीनगर के कश्मीर इंटरनेशनल कनेक्शन सेंटर में अलग अलग राजनीतिक दलों के डेलीगेशन कश्मीर सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और 24 अक्टूबर को जम्मू में बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। 25 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के SKICC में एक पॉलिटिकल रैली का संबोधन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा की चिंता ने अफसरों की नींद उड़ा दी है। सूबे के माहौल और देश भर में चल रही सियासत को देखते हुए राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। वहीं गृह सचिव, पुलिस और CID सहित 7 अधिकारियों को प्रति भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय विरोधी तत्वों से मुख्यमंत्री को खतरा है।
वहीं मुख्यमंत्री सचिव ने पत्र में अफसरों को सचेत किया है कि वर्तमान में जो माहौल बना हुआ है उसकी वजह से और किसान आंदोलन के बीच हो रही घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री की सुरक्षा पूरी मुस्तैदी के साथ की जानी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री का काफिला पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। मुख्यमंत्री निवास, उनके कार्यालय पर, उनके रूट पर भी पूरी सावधानी के साथ सुरक्षा की जानी चाहिए। यहाँ तक कि आए दिन सीएम निवासी पर पंडाल लगाते हुए जिसमें किसी न किसी कार्यक्रम में 100 से 150 लोग जुटते हैं। इस तरह के आयोजन के लिए भी स्थान तय होना चाहिए। जो विदेश के साथ व्यापार करना चाहते हैं, विदेश में भी अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अलग से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये बनाया है। और विदेश से कोई लोग यहाँ आकर के वो करना चाहते हैं, उसमें भी उनकी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ये हमने हरियाणा में पहली बार बनाया है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट। दूसरा, कल ही एक कार्यक्रम वो है हर हित रिटेल स्टोर। इसकी योजना बना करके हमने 71 स्टोर को उद्घाटन किया है विभिन्न जिलों में अलग अलग स्थानों पर। उसका हेतु ये है कि आम आदमी को सस्ती दरों पर जो उत्पादन मिलना चाहिए उसका कई बार गांव में या बस्तियों में अभाव होता है। और इसी कारण से कुछ ऐसे नए एंटरप्रेन्योर, नए लोग व्यवसाय करने के नाते, अपना रोजगार करने के नाते भी आगे आएँ, तो सरकारी सहायता हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है उसके माध्यम से योजना बनाई गई है। विदेश मंत्री जयशंकर और ब्रिटेन के विदेश मंत्री लीज ट्रूस ने आधारभूत ढांचा, निवेश और रक्षा और सुरक्षा सहयोग सहित विवादित क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की है। आपको बता दें कि दोनों विदेश मंत्रियों ने 4 मई 2021 को आयोजित भारत यूके वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किए गए रोड मैप 2030 की भी विस्तृत समीक्षा की थी। जयशंकर ने ट्वीट किया, ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री ट्रूस से मिलकर बहुत खुशी हुई है। हमें 2030 के रोड मैप की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रोड मैप 2030 अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। व्यापार और समृद्धि, लोगों के बीच संबंध, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वास्थ्य के पिलर से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों नेताओं ने महामारी के बावजूद रोड मैप 2030 के क्रियान्वयन की प्रगति की सराहना की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को नारनौल का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री यहां पर ऐतिहासिक ढौशी और मोधगढ़ पहाड़ी का दौरा करेंगे। इसके साथ साथ ही वह करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सुबह करीब 10:30 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए ढौशी की पहाड़ी पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दोनों ही पहाड़ी पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ मुआयना करते हुए मंथन भी करेंगे। भविष्य में यहां पर किस प्रकार की सुविधा दी जा सकती हैं, इस बात पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। 11 अक्टूबर को 7 पर्यटकों का दल उत्तरकाशी के हर्षिल से हिमाचल ट्रक की ओर निकाला था, जिसमें 7 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। राहत और बचाव दल अब भी लापता 2 लोगों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि ये ट्रक्स भारी बर्फबारी में फंस गए थे, जिसके बाद उन्होंने SOS मैसेज आपदा और राहत विभाग को भेजा था। वहीं मौसम खराब होने की वजह से ये सब ट्रक्स लापता हो गए थे, पर अब इनके शव मिले हैं। रेस्क्यू टीम ने इन शवों को बरामद किया है और वहीं इन पर्यटकों की खोज के कार्य में वायुसेना और रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पर जुटी थी। फिलहाल रेस्क्यू टीम ने पर्यटकों के शव को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला है। वहीं इसके अलावा शव इतनी बुरी हालत में थे कि उनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पर्यटकों में दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित उत्तरकाशी के लोग थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने वैष्णो देवी यात्रा के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
नई गाइडलाइन के अनुसार मां वैष्णो देवी यात्रा से पहले लोगों को अपना RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूर कराना होगा। वहीं टेस्ट 72 घंटे से अधिक समय का नहीं होना चाहिए। कोविड की तीसरी लहर से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के लिए आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यूनियन टेरिटरी में कोविड के हालातों को देखते हुए सख्ती जारी रखना अनिवार्य है, जिसकी वजह से मां वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही यहां स्पष्ट कहा गया है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखना होगा। कोरोना के कम होते असर को देखते हुए हज यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। नवंबर के पहले हफ्ते में इसका ऐलान भी हो सकता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हज यात्राओं को चैन वैक्सीन की दोनों डोज और भारत और सऊदी अरब सरकार की गाइडलाइन के तहत किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हज 2022 के लिए यात्रियों के चयन में फुली वैक्सीन के साथ साथ भारत और सऊदी अरब सरकार की गाइडलाइंस और दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवंबर के पहले हफ्ते में इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। राजधानी का वातावरण में हर दिन परिवर्तित हो रहा है। मौसमी दशाओं को देखते हुए बृहस्पतिवार को आशंका जताई जा रही है कि शुक्रवार से हवा फिर से खराब श्रेणी में चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीते 24 घंटे में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 29 अंक से लुढ़ककर 170 दर्ज किया गया है। वहीं इससे एक दिन पहले ये 199 था। वहीं बुधवार को हवा खराब श्रेणी में थी। उम्मीद है कि अगले 2 दिन हवा औसत श्रेणी में बनी रहेगी। सफर के मुताबिक बीते 24 घंटे में पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की 894 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिससे उत्पन्न होने वाले PM 2.5 कण की प्रदूषण में 4% हिस्सेदारी रही। राजस्थान से आने वाली हवा दिल्ली की हवा में PM 10 की हिस्सेदारी बढ़ा रही है। साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रदूषण हवा को बिगड़ने का कारण बना रहा है। बीते 24 घंटे में हवा में PM 10 का स्तर 161 और PM 2.5 का स्तर 61 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में हुई जमकर तोड़फोड़ के बाद अब इंटरनेशनल सोसाइटी हमले के विरोध में 23 अक्टूबर को 150 देशों में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसकी जानकारी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कंसेंसस में मंगलवार को दी है। कोलकाता के इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधामन दास ने बताया कि दुनिया में कई हिस्सों में हिंदुओं को निशाना बनाकर हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा पीड़ितों के लिए 23 अक्टूबर को एक दिन का प्रदर्शन और प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएगी। इसके अलावा इस्कॉन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र से भी इन हमलों को लेकर हस्तक्षेप की मांग की थी। इस्कॉन के सदस्यों ने कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर के बाहर भी प्रदर्शन किया। बीते शुक्रवार को बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में भी भीड़ की ओर से भक्तों पर हमला कर दिया गया था, जिसके बाद यहां हमला बांग्लादेश ने नौखाली में हुआ था, जिसकी वजह से कम 2 लोग की मौत हो गई थी। अमेरिका की सेना ने शुक्रवार को सिरिया में किए गए ड्रोन हमले में अल-क़ायदा का सीनियर नेता अब्दुल अहमद अल-मटर मारा गया। अमेरिका के सेंट्रल कमांडर के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। अमेरिकी आर्मी मेजर जॉन सिर्ब्सबी ने लिखित बयान में कहा कि इस अल-क़ायदा नेता के मारे जाने से आतंकी संगठन ने विशिष्ट हमले की योजना पर पानी फिर जाएगा। अब ये अमेरिकी नागरिकों, हमारे पार्टनरों और निर्दोष लोगों को सताने और उन पर हमला करने से डरेंगे। दक्षिण सीरिया में अमेरिकी चौकी पर किए गए हमले के 2 दिन बाद ही अमेरिका की ओर से हमला किया गया। हालांकि सिर्ब्सबी ने यह नहीं कहा कि अमेरिका का ड्रोन हमला उस कार्रवाई का जवाब था या नहीं। पिछले महीने 20 सितंबर को अमेरिका ने एक हवाई हमले में अल-क़ायदा नेता सलीम अबू अहमद को मार गिराया था। वहीं सिरिया के इदलिब शहर में यह हमला हुआ था।
सलीम अल-क़ियादा के लिए योजना बनाने और फाइंडिंग का इंतज़ाम करने के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा वो अलग अलग क्षेत्रों पर हमले की मंजूरी भी देता था। अब तक अमेरिका इस तरह से कई बार अल-क़ियादा के आतंकियों और इस्लामिक स्टेट के आतंकी बकर अल-बगदादी को निशाना बना चुका है। दरअसल बगदादी पूर्वी सिरिया से भागकर इदलिब आ गया था और यहीं छुपा हुआ था।